गुड मॉर्निंग बच्चों। आज के लेक्चर में स्टार्ट करेंगे हम लोग चैप्टर 3 जो कि है परमाणु, अणु एवं आयन। ठीक है, परमाणु एवं अणु। ओके। इसमें बच्चों देखो, इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि परमाणु जब आपस में संयोग करते हैं तो उनके लिए क्या क्या नियम दिए गए हैं, है ना। और इसके अलावा इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि किसी अणु का रासायनिक सूत्र कैसे लिखते हैं, है ना। परमाणु भार क्या होता है, अणु भार क्या होता है, मोल कंसेप्ट क्या है, ये सारी चीजें हमें इस चैप्टर में पढ़नी है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले तो बच्चों परमाणु की जानकारी है कि किसने दी, क्यों दी, कब दी। ठीक है, तो परमाणु की जानकारी सबसे पहले 500 ईसा पूर्व विचार व्यक्त किया गया था भारतीय दार्शनिक महर्षि कर्णाद द्वारा। सबसे पहले परमाणु के बारे में जो जानकारी दी थी वो महर्षि कर्णाद ने दी थी। उसके बाद में डाल्टन ने अपनी एटॉमिक थ्योरी दी, है ना, 1808 में, और उन्होंने परमाणु के बारे में बताया और उसको क्या नाम दिया, एटम। ठीक है, तो इस तरीके से परमाणु के बारे में पता चला। आगे चलते हैं, हम डायरेक्ट रासायनिक संयोजन के नियम पर आते हैं। बच्चों, कोई सी भी केमिकल रिएक्शन होती है तो उसमें कितना अमाउंट जो है हमारा रिएक्टेंट का, मतलब क्रियाकारक का लगता है और कितना अमाउंट प्रोडक्ट का फॉर्म होता है, ये किस बात पर निर्भर करता है, रासायनिक संयोग के नियमों पर। ये नियम 5 नियम है जिसमें से हमें 2 नियम इस क्लास में पढ़ने हैं, बाकी के नियम आप बड़ी क्लासों में पढ़ोगे। ठीक है, तो ये नियम सबसे पहले किसने दिए थे, लेवोइजर ने दिए थे और एल प्राउस्ट ने दिए थे। 2 साइंटिस्ट थे, लेवोइजर और एल प्राउस्ट। जो पहला वाला नियम है आपका कंजर्वेशन ऑफ मास का, है ना, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, ये आपको लेवोइजर ने दिया था। और इसके बाद में जो सेकंड वाला रूल है आपका निश्चित अनुपात का नियम, है ना, वो दिया था आपका एल प्राउस्ट ने। तो ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। देखो, जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसमें क्रिया कारक का द्रव्यमान उत्पाद के द्रव्यमान के समानुपाती होता है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो द्रव्यमान होता है वो ना तो बनाया जा सकता है ना ही घटाया जा सकता है। ठीक है, तो ये नियम कहलाता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। जब रासायनिक परिवर्तन संपन्न होता है तब क्या द्रव्यमान में कोई परिवर्तन होता है, नहीं। ठीक है, तब द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो सृजन किया जा सकता है ना ही विनाश। ओके, इसको एक बार एग्जांपल से देखते हैं हम लोग कि किस तरीके से ऐसा होता है। इसके कुछ एग्जांपल कंसीडर करते हैं बच्चों। देखो, एक आध केमिकल रिएक्शन लिखेंगे हम लोग। H2 लिखते हैं प्लस O2। ठीक है, और इसके आगे 2 लगा देते हैं, 2H2 प्लस O2 gives us H2। ठीक है, तो इससे हमें क्या मिलेगा, H2 मिल जाएगा। H2 मिल गया, चलो अच्छी बात है, H2 मिल गया। अब देखो, यहाँ पे इसका जब एटॉमिक मास निकालते हैं बच्चों, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, इसका परमाणु भार होता है 1, तो 1 गुणा 1। यहाँ पे इनके नंबर कितने हैं, सॉरी हाइड्रोजन कितनी है, 2 और 2, 2 दूनी 4, 4 हाइड्रोजन है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे इसके नंबर आ जाएंगे 4। और एक हाइड्रोजन का परमाणु भार है 1, प्लस ऑक्सीजन के नंबर है 2, एक ऑक्सीजन का परमाणु भार होता है 16, तो 2 गुणा 16। ठीक है, अब इसका टोटल आप करोगे, इसका जोड़ोगे तो कितना आएगा, 4 एकम 4, 16 एकम 16, 16 दूनी 32, यानी कि टोटल आएगा आपका 36। ठीक है, तो ये तो कहते हैं हम, इस तरफ वाला जो लेफ्ट हैंड साइड वाला होता है बच्चों, इसको कहते हैं क्रिया कारक। ठीक है, इतना ध्यान रखना, इसको कहते हैं क्रिया कारक और इसको कहते हैं हम उत्पाद। ठीक है, अब इधर का परमाणु भार निकालते हैं हम लोग। 4 हाइड्रोजन प्लस 2 ऑक्सीजन, हमारा कितना आएगा, 36। तो आपने देखा कि एक रिएक्शन कंप्लीट हुई, है ना, उसमें एक रिएक्टेंट था और एक क्या था, उत्पाद, है ना, दोनों बन गए। तब भी लेकिन क्या हुआ, इनके मास में, द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं आया। पहले द्रव्यमान जितना था बाद में द्रव्यमान उतना ही है। ठीक है, एक और रिएक्शन देखते हैं हम लोग। चलो दूसरी रिएक्शन देखेंगे हम लोग, कैल्शियम कार्बोनेट की देखते हैं। CaCO3, CaCO3 को गर्म किया तो बनेगा हमारे पास में CaO प्लस CO2। ठीक है, दो चीजें बनेगी, CaO प्लस CO2।
अब जो कैल्शियम है इसका नंबर होता है बच्चों 20, तो इसका परमाणु भार हो जाएगा 40। ठीक है, कार्बन का होता है 12 और 16 ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन का 16 होता है, 3 ऑक्सीजन है, तो 16 कम 16, 16 दूनी 32, 16 तिया 48, ये 48। ठीक है, तो इन सब का टोटल करेंगे हम लोग तो हमारे पास में आएगा 100। कितना आएगा? 100। ठीक है, अब इधर देखते हैं कैल्शियम का 20 यानी कि 40 हो जाएगा, है ना। कैल्शियम का कितना हो गया हमारे पास में? 40 प्लस 16 प्लस 12 प्लस 32, इन सब का टोटल करेंगे तो कितना हो जाएगा? 100। तो ये तो था बच्चों आपका द्रव्यमान संरक्षण का नियम कि भाई कोई भी रासायनिक अभिक्रिया अगर पूरी होती है तो आपका जो उत्पाद और क्रिया कारक है इन दोनों के मास में कोई भी परिवर्तन नहीं आता। इन दोनों के मास में कोई भी परिवर्तन नहीं आता। जितना मास क्रिया कारक का है उतना ही मास किसका होगा? उत्पाद का होगा। ठीक है बच्चों, इसके बाद देखो नेक्स्ट जो आपका लॉ है वो है आपका समान अनुपात का नियम। ठीक है, किसका नियम है? या फिर निश्चित, हाँ समान अनुपात नहीं, निश्चित अनुपात का नियम, वो है आपका निश्चित अनुपात का नियम, है ना। निश्चित अनुपात का नियम किसने दिया था? एल प्राउस्ट ने। निश्चित अनुपात का जो नियम है वो दिया था बच्चों एल प्राउस्ट ने। ठीक है, अब देखते हैं ये क्या होता है। निश्चित अनुपात का नियम हमें ये बताता है कि पदार्थ को बनाने का तरीका कोई सा भी हो, लेकिन उसके जो अनुपात मतलब कि उसके मिलने का संगठन है वो कैसा रहेगा? हमेशा समान रहेगा। ठीक है, देखो मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। जैसे कि सपोज करो हम CO2 बनाते हैं, तो CO2 बनाने के बहुत सारे मेथड है। आप लकड़ी लो, लकड़ी को जला दो, कार्बन लिया मैंने, इसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जला दिया, तो क्या बन जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। अभी हमने एक रिएक्शन देखी थी कैल्शियम कार्बोनेट की, CaCO3 की, जब इसको हमने गर्म किया तो क्या बन गया हमारे पास में? CaO प्लस CO2। तो यहाँ पे आप देख रहे हो तो मैंने लकड़ी जला के CO2 बनाई है, और ये कैसे बनाई है? इसको गर्म करके CO2 बनाई है। अब CO2 में अनुपात देखते हैं, पहले इस वाली में अनुपात देखेंगे कितना है, फिर इस वाली में अनुपात देखेंगे कितना है, कार्बन और ऑक्सीजन का। तो यहाँ पे एक कार्बन है और कितनी ऑक्सीजन है? 2 ऑक्सीजन है। ठीक है, सेम यहाँ पे एक कार्बन है और कितनी ऑक्सीजन है? 2 ऑक्सीजन है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हो कि इनका जो संगठन का अनुपात है, कार्बन और ऑक्सीजन के संगठन का अनुपात है वो कैसा है? समान है। ठीक है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये कार्बन डाइऑक्साइड किस तरीके से बनी है। क्लियर है बच्चों? तो ये है हमारा निश्चित अनुपात का नियम। ठीक है, जो ये बताता है कि पदार्थ को प्राप्त करने का तरीका चाहे कोई सा भी हो, लेकिन उसका जो संगठन होगा वो कैसा होगा? समान होगा। ठीक है, चलो तो आज के लेक्चर में बच्चों बस इतना ही। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि परमाणु भार क्या होता है, परमाणु द्रव्यमान क्या होता है। ठीक है, जैसे मैं अभी यहाँ पे लिख रहा हूँ, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, ये मैं निकालना सिखाऊंगा आपको कि परमाणु भार, परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, वैलेंसी क्या होती है, संयोजकता। ठीक है, और भी काफी सारी चीजें हैं, वो सब नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।